Good morning, dear students. Myself Satyaram Chaurasia. Now we are going to study specific resistance और रेजिस्टिविटी। ध्यान दें, यहाँ पर इसके पहले हम लोग क्या है रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। बट यहाँ पर ये स्पेसिफिक वर्ड ध्यान रहे, यहाँ पर यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये उससे कुछ अलग होती है, ठीक ना। ये हमारे पास किसी भी मैटर की जो मटेरियल्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक, ये हमारे पास जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है, ये स्पेसिफिक इसलिए यूज किया गया है, ये क्या है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई भी हमारे पास जो मटेरियल होते हैं, ठीक, तो सिंपली हमारे पास अब डिस्कस करना है, स्टडी करना है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर जो डिफिनेशन दिख रहा है, ठीक, इसको और यहाँ फार्मूला दिख रहा है, इसको जरा देखा जाए क्या कह रहा है। सिंपली क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर एंड द करंट डेंसिटी जे एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सिंपली से क्या है से डिनोट करते हैं, ठीक, यानी यहाँ पर जैसे से हम फिगर ड्रा करते हैं, ठीक, फिगर ड्रा करें। जैसा कि इससे पहले हम लोग क्या जब करंट डेंसिटी पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, लेंथ क्या है एल है, एंड इसी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो हमने ए कंसिडर कर लिया। एट एनी पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया क्या, यहाँ पर हमारे पास एट एनी पॉइंट इसी क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए ले लिया, ठीक। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस वायर होगा, कंडक्टर होगा तो इनका कोई सेम मिलेगा। हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से हमारे पास जो है करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक। तो हम करंट डेंसिटी में डिस्कस किए थे हमने एट एनी पॉइंट। यहाँ पर ध्यान रखें करंट डेंसिटी जब भी डिफाइन की जाती है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट के और ए क्या है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का है या एरिया वेक्टर का है। तो क्रॉस सेक्शन और एरिया वेक्टर ये क्या है, ये इस लाइन से जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट से क्या होगी परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ पर जैसा हम जानते हैं हम यहाँ पर एरिया वेक्टर लेंगे, यानी दिस इज हमारे पास एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो क्या होगा अब यहाँ पर हमारे पास जो करंट डेंसिटी मिल रहा था तो सिंपली करंट डेंसिटी था क्या जे इक्वल टू आई अपॉन ए, ये तो मिल रहा था J इक्वल टू आई अपॉन ए, दिस इज द करंट डेंसिटी, ठीक। तो इसी बात कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है एट एनी पॉइंट, यानी जैसे हमने पॉइंट P कंसिडर किया है, यहाँ पर पॉइंट P जो कंसिडर किया गया है या डिनोट किया गया है उसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। एट एनी पॉइंट द करंट डेंसिटी J एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक, यानी यहाँ पे हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या इसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हमारे पास हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे क्या करेंगे इसको हम सर्किट में, इसको अगर सर्किट कंप्लीट करें तो सर्किट कंप्लीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर एक ये मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव ले लिया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी हमने कंसिडर कर लिया तो यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही थी, ठीक। तो यहीं से तो हमें करंट डेंसिटी मिला था, यानी यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया था और ये हमारे पास जो कि एरिया वेक्टर है और जो करंट फ्लो हो रही थी, ठीक। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे हमने पॉइंट P लिया है और जो हमारे पास करंट डेंसिटी है उन दोनों का रेशियो ही क्या कर है इस सब्सटेंस का, जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास मेटल है या कोई कंडक्टर है, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो डिफाइंड हो रहा है सिंपली रेशियो होता है, ठीक। तो ये हमारे पास ये सिंपली आ गया, लेकिन हम इसको जरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इन अदर वे में जरा डिस्कस करें, इसको इन अदर वे में डिस्कस कर लिया जाए तो एज वी नो दैट हम यहाँ पर जो इसके पहले रेजिस्टेंस को डिस्कस किए थे तो जरा रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया जाए कि हम देखे थे कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो कंसिडर कर लिया हमने, ये हमारे पास कंडक्टर है या कोई वायर है, ठीक, जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये। तो इसके लिए अगर कंसिडर कर लें यहाँ पर जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस इफ आर हो जाए, तो जैसा इससे पहले हम डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, क्या वहाँ पर देखे थे कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी क्या मिल जाएगा वहाँ पर हम देखे थे कि जो रेजिस्टेंस मिलते हैं वो क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मीन्स दिस हमने एल लिया है,
ये हो गया। एंड वहाँ पर एक सेकंड पॉइंट भी हम स्टडी किए थे, सेकंड पॉइंट भी डिस्कस किए थे क्या, कि जो रेजिस्टेंस होते हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास होती है, वायर जो है इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या मिल गया हमको यहाँ पर, ये मिल गया। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और हम उसमें देखे थे, हम लोग वहाँ पर हम लोग पढ़े थे, तो एक चीज़ और हम लोग देखे थे कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है ये लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ साथ किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी हमारे पास ये जो कंडक्टर का टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो भी रेजिस्टेंस पे चेंजिंग आती है, उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो हमारे पास किस पे डिपेंड, यानी लेंथ पे किया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे किया, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे डिपेंड किया। ठीक, अभी हम आगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों के लिए क्या डिस्कस करना है हमको। ठीक, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के लिए, यानी हमारे पास जो यहाँ पर क्वांटिटी दिख रही है रेजिस्टेंस, ये दो फैक्टर पर डिपेंड किया, कौन कौन से, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ठीक, हमारे पास, और तीसरा हमारे पास जो आ रहा है वो क्या, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो जरा इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम ऑन कंबाइनिंग, जरा देखें, ऑन कंबाइनिंग आर प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, इसको हम लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पर कह सकते हैं क्या, आर इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट, कौन सा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L अपॉन A, ठीक ना। तो हमारे पास क्या है, वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये इस पे जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक, यही हमारे पास, इसको चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, आर रो इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक, तो यहाँ पर मिल गया क्या, हमारे पास ये मिल गया वेयर रो इज द, यही हमारे पास जो रो मिल रहा है, रो क्या कहलाता है, दिस इज रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, जिसको हमें डिस्कस ही करना है, जिसको हमें स्टडी करना है, वही हमारे पास है। जो ये रो आया है, दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर और कंडक्टर जो होंगे उनके लिए हमारे पास क्या है, यही हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी है। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला मिल गया। ठीक, अब जरा डिस्कस किया जाए, अब जरा देखा जाए यहाँ पर कि अगर हमारे पास कंसिडर कर ली जाए क्या, कि ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर है ये कितना हो जाए, यह L इक्वल टू 1 मीटर हम कंसिडर कर लें, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाए ये कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर कंसिडर कर लें, ठीक ना। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, और ये हमारे पास होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर दोनों ये क्वांटिटी मिल जाएंगे, इफ़ ये कंडीशन मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर मिल जाएगा, 1 और 1। ठीक, तो हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये हमारे पास रो इक्वल टू आर आ गया, मीन्स हमारे पास जो रेजिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पर रो दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्या, कि रो और आर मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या दोनों एक ही चीज़ है, नो। अगर हम यहाँ पर देखेंगे अभी इसका रेजिस्टेंस का तो यूनिट हम जानते हैं ओम होता है, ठीक, लेकिन अभी इसका हम एसआई यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो इनका जब देखेंगे तो दोनों का एसआई यूनिट चेंज होती हैं, एक्चुअली दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। यहाँ पर हमारा रो इक्वल टू दिस था, यहाँ पर तो हमारे पास ये कंसिडरेशन था, इफ लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, तो अब हमें मिला रो इक्वल टू आर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, दस द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल is equal to the resistance of a wire made from that material provided the length of that wire is unit and its क्रॉस सेक्शन एरिया इज आल्सो यूनिट। मीन्स कहने के सेंस ये है कि हमारे पास जो मटेरियल ऑफ द वायर हो, जो कंडक्टर हो, उसका जो मटेरियल हो उसका रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इफ़ लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर, यानी दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाते हैं। नाउ अब जो फार्मूला दिख रहा है यहाँ पर रो इक्वल टू ई अपॉन जे, इसको ड्राइव कर लिया जाए ना। एक्चुअली हमने क्या अभी तो हमने क्या किया, हमने अभी रो इक्वल टू या रो इक्वल टू दिस फाइंड आउट किया, ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ड्राइव करके इसको लाना है। ठीक, तो इसको ड्राइव करके लाना है, तो इसके लिए क्या किया, कुछ हमने यहाँ पर डिस्कशन जरा देखें, ठीक ना, कुछ यहाँ पर जरा देखें फार्मूला। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए थे। रेजिस्टेंस को किसके टर्म में, हमने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम था, ना, रिलैक्सेशन टाउ आउ के टर्म में फाइंड आउट किए थे। तो जो हम फार्मूला में फाइंड आउट किए थे रेजिस्टेंस को, तो R इक्वल टू मिला क्या था, तो R इक्वल टू हमको मिला था M अपॉन N E स्क्वायर
टाउ और क्या मिला इंटू एल अपान ए, ठीक ना। ये फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था, इसके पहले हमने ओम्स लॉ में इसको फाइंड आउट किया था, इसको डिराइव किया था फार्मूला, ठीक। इसके अलावा ये हमारे पास मिल गया और एक फार्मूला हमारे पास रेजिस्टेंस का R इक्वल टू ये भी पता है, ठीक। तो हमारे पास एक फार्मूला ये मिल गया, ठीक। चलो देखें, R इक्वल टू रो एल अपान ए और R इक्वल टू एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए, ठीक। दो फार्मूले मिल रहे हैं, तो जरा इन दोनों को क्या करें, हम कंपेयर करते हैं, ठीक ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से जरा कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा रो इंटू एल अपान ए इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए, ठीक। तो ये हमारे पास कौन है, तो हम क्या देख रहे हैं, एल अपान ए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि हमें यहाँ से रो की एक और वैल्यू पता चल गई। रो इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, मीन्स हमें रो की एक दूसरा फार्मूला मिल गया। रो के लिए हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसके लिए एक दूसरा फार्मूला डिराइव कर लिया गया। तो हमारे पास जो क्या है यहाँ पर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली यहाँ पर जो क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, तो विद रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम देख रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट यानी मास इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में भी हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल गया, रो मिल गया, ठीक। तो अब यहाँ से जरा देखें, हमारे पास जो रो मिल गया इसके बारे में जरा कुछ स्टडी कर लिया जाए। अब इस फार्मूले को देखा जाए तो रो इक्वल टू क्या है, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इसमें वेरिएशन होता नहीं, यानी कांस्टेंट हो गया। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक। बचा क्या, रो और टाउ, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंक्लूजन, इस फार्मूले से दो कंक्लूजन निकल रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है, रो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम है, ठीक ना। तो हमारे पास रो का जो कंक्लूजन निकल रहा है क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन, यानी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक। अब जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। अब जरा देखें, जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जो भी हमारे पास डिफरेंट जैसे कापर है, सिल्वर है, आयरन है, टंगस्टन है, गोल्ड है, ये सब क्या है, इस सब के जो मटेरियल हमारे पास है, इनमें n की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये क्या होती है, ये n डिपेंडेंट होती है, मीन्स n डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। जो हमारे पास मटेरियल वायर होंगे ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मीन्स हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि यन के साथ साथ यह नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ से कंक्लूजन पहले क्या निकला, यानी हमारे पास ये कंक्लूजन ये निकला, नेचर ऑफ मटेरियल ना। पहला कंक्लूजन निकाला क्या, यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल गया कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे ये डिपेंड करेगा। जो हमारे पास जो कंडक्टर्स लिए गए हैं, जो वायर्स हैं, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस हमने क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट डिपेंडेंस ये क्या था, यह एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। सेकंड जरा देखा जाए, सेकंड हमारे पास क्या केस मिल रहा है, तो सेकंड जो मिल रहा है ये क्या है, रो ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, मीन्स अब इस फार्मूले से क्या हो रहा है, क्लियर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अरे हमारे पास जो यहाँ पर टाउ था क्या, एक्चुअली हम लोग जब देखे थे क्या, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एट रैंडम ऐसे मूव करते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ से यहाँ पास जाने में, यहाँ से यहाँ जाने, तो यही तो रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, और फिर उसका मीन निकाल लेते हैं, और ये मीन फ्री पाथ कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलैक्सेशन टाइम के लिए बता रहा है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम है किसमें, कंडक्टर्स में। अब क्या है, ये टाउ जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टाउ क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो कैसे टेम्परेचर है, तो जैसा हम जानते हैं यहाँ पर क्या देखें, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट के समूह पर गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे जा रहा है, ठीक। तो हमने क्या यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, उस वक्त टेम्परेचर T1 था।
नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, T1 प्लस डेल्टा टी कर दिया, ठीक है, या डेल्टा T1 मान लेते हैं, ठीक। तो अब इसका जो टाइम होगा, जब देखें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर वहाँ एनर्जी जो थी हमारे पास हाफ mv²। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t सेकंड लग रहा था, तो अब जो होगा आफ्टर इंक्रीजिंग दिस टेम्परेचर, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे क्या होगा, लेस देन t लगेगा, t से कम ही टाइम लगेगा, लेस देन t लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम जो थी पहले कंपेरिजन में क्या था, पहले जितना टाइम लगता था अब उतना टाइम कम लग जाएगा, यानी यही टाइम तो जो हम रिलैक्सेशन टाइम कर रहे हैं। तो यानी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा, यानी अब पहले जितना टाइम लग रहा था उतना नहीं लगेगा, यानी ये डिक्रीज कर जाएगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। 10, अब हम जो रिलेशन में मिल रहा है, इस जो हमने स्टडी किया इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ज्योमेट्री। जैसे हमारे पास क्या है, जो ज्योमेट्री दिख रहा है, लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया का, इस पर डिपेंड नहीं करे, वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे फार्मूले में कहीं पर भी हमारे पास जो दिख रहा है ये गायब हो जा रहा है, यानी हमारे पास टर्म एलिमिनेट हो जा रहा है, ठीक। मीन्स ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगा, सच एज लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक ना, हमारे पास जो वॉल्यूम होगा उसका क्या एन आदर जो भी हमारे पास क्वांटिटी हो सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। जो हमारे पास टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो डिपेंड करेगा, ठीक ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग आएगी, ठीक। तो ये हमारे पास जरा सेकंड केस जरा देखें, क्योंकि अभी यहाँ पर रो ही फाइंड आउट किए हैं, हमने यहाँ पर रो फाइंड आउट किया, लेकिन हमें फार्मूला ये डिराइव करना है, इस फार्मूला ड्राइव करना है। तो जरा हम सेकंड केस को जरा डिस्कस कर लें, ठीक ना। सेकंड केस में जरा देखें, अब हमारे पास अभी जरा देखें रेजिस्टेंस को, जैसा हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस को R को हम इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, R इक्वल टू m/n e² इंटू हमारे पास क्या है L/A, ठीक ना, ये हमारे पास R इक्वल टू है, एंड आल्सो R इक्वल टू क्या है V/I है, ठीक ना। फिर क्या किया जाए, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया जाए, क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो देयरफॉर में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा V/I इक्वल टू m/n e² L/A, ठीक। अब जरा देखें, इसको चाहे तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको इक्वेशन को L को इधर ट्रांसफर करें और इसको यहाँ ले जाएं, ठीक ना, R V/L लिखा हमने, और इधर क्या हो जाएगा m/n e² इंटू L, यहाँ चलाएगा तो L/A आ गया, ठीक है। अब जरा देखें, यहाँ पर जो क्वांटिटी दिख रही हैं ये हम जरा अब इसके पहले जो स्टडी किए हैं उसको जरा रिमेंबर करें। अगर हम इसके फर्दर जो इसके पहले स्टडी किए हैं उसको रिमेंबर करेंगे तो हम पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से E इक्वल टू V/L मिलता है। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी मिल गया। अभी जरा हम इसको देखें, m/n e², इसको अभी हम जस्ट फाइंड आउट किए थे क्या, यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वांटिटी यही तो दिख रही है, यहाँ पर जो हमारे पास क्वांटिटी m/n e², तो ये है क्या, ये तो रो इक्वल है, तो हमारे पास मिल गया क्या, रो इक्वल टू, यहाँ पर मिल गया हमें क्या, रो इक्वल टू मिल गया m/n e², ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर ये I है, ठीक ना, ये हमारे पास I ट्रांसफर हो गया, ये L है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या मिला, और ये J इक्वल टू क्या है I/A, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसी I को तो ट्रांसफ़र किया और L को इधर ट्रांसफ़र किए थे, I को हमने यहाँ ले गया था और L को यहाँ पर लाया था, तो यह L यहाँ आ गया और यह I यहाँ चला गया, ठीक। तो अब क्या मिला, I/A करंट डेंसिटी J होती है, ठीक। तो जरा देखें इन तीनों को इसमें पुट कर दें, तो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्या, दिस यानी E मिल जाएगा, E इक्वल टू, ये इसी यहाँ पर क्या रखेंगे, रो रख दिए, ठीक ना, और इसी यहाँ पर क्या रखेंगे, J रख देंगे, ठीक। तो हमारे पास ये मिल गया फार्मूला, ये मिल गया फार्मूला इक्वल टू रो J R। यहाँ से हमें जो फार्मूला रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो रो इक्वल टू E/J,
यही तो हमें क्या करना था, डिराइव करना था। यही तो हमारे पास फार्मूला है जो डेरिवेशन हमें करना था, ये रो इक्वल टू ई अपॉन जे, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमें रिलेशन दिखाना था। यानी इस रिलेशन से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला कि सिंपली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर एंड द करंट डेंसिटी जे एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहाँ पर हमने यह कंक्लूजन के थ्रू इसको फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब जरा देखिए, यहाँ पर जरा देखें, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जे क्या है, करंट डेंसिटी। तो जरा देखें, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। इस प्रकार यहाँ कह सकता है, हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म अगर दिखाया जाए तो ई यानी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर रो और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर जी आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक ना। एक्चुअली हमारे देखा जाए तो ये हमारे पास से क्या मिल गया, ये हमारे पास मिल गया वेक्टर फॉर्म, ठीक ना। तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर क्या किया, इसको वेक्टर फॉर्म में शो कर दिया, ठीक। अब इसके बाद से क्या करना है, तो जरा देखा जाए, अभी हम इसको पहले कहे भी थे कि क्या हमें इस रो का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, इसकी एसआई यूनिट फाइंड आउट कर ली जाए, ठीक ना। इसकी एसआई यूनिट फाइंड आउट कर लें, तो जरा फाइंड आउट किया जाए। नाउ एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो एसआई यूनिट फाइंड आउट कर लिया जाए, ठीक। तो एसआई यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अभी यहाँ पर जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या यहाँ पर हमारे पास फार्मूला था रो इक्वल टू, इसका यूज किया जाए, रो इक्वल टू आर ए अपान एल, रो इक्वल टू आर ए अपान एल जो यूज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, रो इक्वल टू आर ए अपान एल, ठीक। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे, जरा देखें, तो आर मीन्स ओम मिल जाएगा, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या, रेजिस्टेंस का ओम होता है, और ए मीन्स मीटर स्क्वायर अपान एल है मीन्स लेंथ है, मीटर आ जाएगा, ठीक। अब एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, ओम मीटर। नेक्स्ट जरा देखें, ओम जो होता है, ओम का जो ब्रेक करेंगे तो ओम क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास जो फार्मूला ही है क्या, यह है V इक्वल टू आई आर मीन्स आर इक्वल V अपान आई, यानी बोल्ट हमारे पास मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ओम से हम ब्रेक करेंगे तो बोल्ट, और यहाँ पर एक मीटर है तो मीटर, और अपान जो यहाँ पर मिलेगा करंट का एम्पियर आ गया, ठीक। नेक्स्ट बोल्ट क्या होता है, तो बोल्ट जो ब्रेक करेंगे तो ये हो जाता है जूल पर कूलम होता है, ठीक। इनटू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीटर है और ये एम्पियर है, ठीक। नेक्स्ट ब्रेक करेंगे तो जूल का क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर और ये मीटर से स्क्वायर हो जाएगा, अपान कूलम, कूलम जो होता है ये होता है एम्पियर सेकेंड, और एक एम्पियर ये था तो एम्पियर स्क्वायर हो गया, ठीक। नेक्स्ट जरा देखें, न्यूटन क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी मीटर एक, और यहाँ पर दो ऑलरेडी मीटर थे, मीटर क्यूब अपान पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड और सेकंड स्क्वायर और इंटू 1 सेकंड, सेकंड क्यूब हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर मिल गया, ठीक। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास मिल गया फंडामेंटल एसआई यूनिट में मिल गए, जो कि हमने इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर क्यूब सेकेंड -3 और एम्पियर -2, ठीक ना, ये भी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, एसआई यूनिट मिल गया, ठीक ना, फंडामेंटल टर्म में एसआई यूनिट मिल गए, फंडामेंटल टर्म में ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर लिया जाए, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो डायमेंशनल फार्मूला, तो जरा देखें, केजी का m, मीटर का L और पावर 3 है तो 3 हो जाएगा, सेकंड यानी हमारे पास क्या हो जाएगा T -3, और एम्पियर का A -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का हमको ये डायमेंशनल फार्मूला मिल गया।